गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, अर्थात भारत को उन्होंने उपनिवेश बना लिया। इस उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने जन विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें जनजातीय आंदोलन भी है। जनजातीय आंदोलनों का कारण जनजातीय लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के खो जाने के, स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का होना और अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग हो जाना, ये सभी कारण थे जिनकी वजह से जनजातीय आंदोलन हुए। सबसे पहले जो बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय आंदोलन हुए हैं वो किस तरीके से हुए हैं। पहला दे रखा है इसमें सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजों द्वारा जो राज्य स्थापित हुआ, राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769-70 में भीषण अकाल पड़ा, उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर की कठोरता के साथ वसूले। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही है और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोसों पर आक्रमण करके लूट लिए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। अर्थात सन्यासियों ने विद्रोह तो किया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसे दबा दिया गया और इसका जो प्रमाण है वो आनंद मठ में मिलता है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उसमें मिलता है। दूसरा है कोल विद्रोह। अंग्रेज प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया था, उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। ये विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 ईस्वी में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई। ये विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्र में फैल गए। एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात ही यहाँ शांति स्थापित हो सकी। कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मेटकोफ ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत ही स्पष्ट थी। अर्थात मेटकोफ था, उसने यह स्वीकार कर लिया स्पष्ट रूप से कि अब जो भारत के लोग हैं वो सीधे रूप से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। तीसरा है संताल विद्रोह। 1855 ईस्वी के बीच शुरू होने वाला संताल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। इसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता है। यह विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। इस विद्रोह का कारण संताल लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, पुलिस का दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। अर्थात जो टैक्स था वो टैक्स जबरदस्ती वसूला किया जाता और उनके साथ में जो व्यवहार था वो व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। एक का नाम है सिंधु और दूसरे का नाम है कानू। सिंधु और कानू के द्वारा किया गया। उन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संताल परगना बनाना पड़ा। भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकमजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से वही था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी। उन्होंने 1825 में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 1831 और 1846 में पुनः विद्रोह किए गए। अर्थात जो जनजातियां थी उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है, विद्रोह किया है। लास्ट है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 में
उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया और सतारा के आसपास प्रदेश को लूटा। 1825-26 में पुनः विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हुए। अर्थात से अंग्रेजों की जो सेना थी वो ज़्यादा थी और ज़्यादा सेना की वजह से जो विद्रोह हुए उनको दबा दिया गया। इसके बाद में क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में जो योगदान है वो है, तो ये आपके हटा दिया गया है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चापेकर बंधुआ, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और ये जो बंगाल में क्रांतिकारी है ये भी हट गया है। किसान आंदोलन ये भी हट गए हैं, प्रमुख किसान आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की सफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया था। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने, अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। इस काल में प्रारंभिक नेतृत्व करने वाले लोगों को इंग्लैंड के उदारवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तु स्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं तथा भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी अधिकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार करना था तथा देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों तथा धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। 1858 के बाद जो राजनीतिक चेतना वो किस प्रकार से प्रसारित हुई है, तो भारत की धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सिविल सर्विस में स्थान ही नहीं, नियंत्रण करने की आकांक्षा भी की जाने लगी। अर्थात जो नौकरियां होती है, सरकारी नौकरियां होती है, उनके लिए प्रयास किए गए। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। अर्थात लोगों का ये मानना था कि जनता के द्वारा सरकार को चुना जाए और वो जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पेट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल ने एक ऐसी मांग की। 1874 में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की थी। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करना तथा राजनीतिक चेतना जागृत करना था। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला ये पहला राजनीतिक संगठन था। इसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना के अगले वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा, वह सामान्य जनता को संगठित करेगा। अर्थात इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई है। इनके नेतृत्व में जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से मीटिंग रखी हुई है। इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1858 के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का ही परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन एक्टवेन ह्यूम, A.O. ह्यूम, इसे कहते हैं A.O. ह्यूम, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच ये थी कि ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें भारतीयों को मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे तथा इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन में भड़ास निकल जाएगी और उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने से भी रोका जा सकेगा।
28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। देखिए, जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885 में हुई है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है बम्बई में, वहाँ पे इसकी बैठक हुई थी। इसके 4 उद्देश्य बताए गए हैं। अब देखिए वो जो 4 उद्देश्य हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध, और अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते हैं। कांग्रेस के काल को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 90 तक, जिसे उदारवादी राजनीति तथा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहते हैं। दूसरा चरण 1905 से 1919 का काल है, जिसे अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का युग भी कहते हैं। ठीक है, आगे का ये जो है ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।